हुकूमत है, ये किसान दुश्मन हुकूमत है। ये वो हुक्मरान हैं जो कौम की दौलत लूटते हैं और पनामा में ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला रस्सी दराज कर देता है, बड़िया मौजा कर लिया जी, अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी खिंच ली है। और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पर इस्तीफा देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान हूँ। आज मजदूरों का आलमी दिन है और मजदूरों के अलावा बाकी सब लोगों को छुट्टी थी। मजदूर आज भी घरों में, फैक्ट्रियों में, इवन सड़कों पे, हर जगह पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे यूनिट्स में काम काज कर रहे थे। तो ये दिन हमें मनाना चाहिए, लेकिन तब मनाना चाहिए जब हम जो कहें उसको पूरा भी कर सकें। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आज तक मजदूरों को ना उनकी पूरी उजरत दे सकी है, ना उनको उनके हकूक दे सकी है। दूसरी तरफ एक बड़ा अहम मामला तो आजकल हुकूमत और फौज के बीच में चल रहा है, वो बड़ा क्लियर हो गया। हम जब भी कहते थे फौज और हुकूमत के बीच में एक खला है, तो वे कहते थे फौज और हुकूमत एक ही पेज पे है, स्पेशली हुकूमत। तो अगर एक पेज भी है तो एक तरफ हुकूमत है और दूसरी तरफ फौज है। एक पेज पे अब तो वो नजर नहीं आ रहे, और बिल्कुल नहीं आ रहे। मुज़ाकरात के जरिए एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत हल करने की अहलियत या तो खत्म हो गई या उसकी कोशिश करने की सकत नहीं रही। दोनों में मकबूलियत की एक लड़ाई चल रही है, एक अना की लड़ाई चल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक DGISPR का ट्वीट है, उसको चौधरी निसार साहब ने, हुकूमत ने तनकीद का निशाना बनाया और बाकी अपोजिशन पार्टीज ने भी इवन उसको सपोर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात और हुक्मरानों की तरफ से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है फौज के खिलाफ। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो माँ के शेर का और आके जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, बड़े अजीबो गरीब तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये जो एक खला है फौज और हुकूमत के बीच में, ये मजीद बढ़ता जाएगा, जिसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है? शायद इन दोनों को इतना नहीं हो रहा, स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान के हैं, फौज या हुकूमत, जितना नुकसान इसका पाकिस्तान को हो रहा है। या ये खत्म करने की कोई संजीदा कोशिश होगी और ये बैठकर मामला हल करेंगे। और वो जो डॉन लीग्स का मामला है, उसमें हुकूमत बचाना किसको चाहती है? वो कौन सी सिफारिशात है जो फौज कहती है मौजूद थी और हुकूमत जो है उनको सामने नहीं लेकर आई, जिसकी वजह से ये मामला शुरू हुआ? इस पे हम बात करेंगे। इमरान खान कल कराची में है, उन्होंने ताजरों से मुलाकात की है, एक रैली की है और जरदारी साहब के जो जुमले जो वो खैबर पख्तूनख्वा में बोलाए थे, उनका तगड़ा जवाब उन्होंने वहां पे दिया है। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने गॉड फादर कहकर मुखातिब किया है, जबकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनके कहने पे इस्तीफा दूं। एक उनका जलसा जो है उकाड़ा में हुआ तगड़ा, और वहां पे PMLN के कायद नवाज शरीफ भी बड़ा खुलकर सामने आए हैं। परवेज मुशर्रफ का भी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया, उसके मुताबिक इलेक्शन 2018 पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जीत रही है, और उन्होंने कहा कि उनकी असेसमेंट के मुताबिक 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में भी मुमकिन तौर पे मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। तो क्या बाकी अपोजिशन और स्पेशली तहरीक इंसाफ वाले वो झक मार रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में कि नून लीग जो है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर या जिस बुनियाद पर भी परवेज मुशर्रफ साहब की असेसमेंट है वो दोबारा इलेक्शन जीतेगी? क्या बाकी लोग इससे इत्तफाक करते हैं? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें डॉक्टर तारक फजल चौधरी, स्टेट मिनिस्टर PMLN। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, हैदराबाद से, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ब्रिगेडियर मसूद शरीफ खटक साहब फॉर्मर DGIB और डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आपका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले PMLN से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, तारक फजल चौधरी साहब, ये सिविल मिलिट्री खलीज अब तो बड़ी वाज़ेह है, अब ये कहकर आप नहीं भाग सकते कि मामले ही कोई नहीं है, ऐसी तो बात ही कोई नहीं है। ये खलीज है और वाज़ेह हो चुकी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मिसालें दे देकर समझा दूंगा, लेकिन इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, गुजारिश ये है कि आपके प्रोग्रामों में भी और इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात मेरा ख्याल है कि एक फैशन के तौर पे हमारे जो TV चैनल्स हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज हैं, उन पे ये बात की जाती रही कि बहुत बड़ी को खलीज है। बिलखुसूस जनरल राहिल शरीफ के दौर में भी छोटी छोटी बातों को भी उठा के मिलिट्री को एक दूसरा कैंप और हमारी जो सिविल गवर्नमेंट उसे दूसरा कैंप बताया जाता रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हकायक के बिल्कुल बरक्स थी, और हमेशा मैंने
ये बात कही कि फ़ौज स्टेट का एक इदारा है और यकीनन जो गवर्नमेंट है वो उसके साथ अलाइंड है, और अल्लाह के फजल से जो कामयाबियाँ पाकिस्तान में इस वक्त हासिल हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, उसमें ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। सर क्या आपने नहीं कहा कि 2014 का धरना फौज ने करवाया था आपके खिलाफ? क्या आपके लोगों ने ये नहीं कहा? देखें, हमारे लोगों ने ये बात तो सर फिर खलीज थी ना, ऐसे तो नहीं करवा दिया था आपके खिलाफ? रोशनी में कही कि जब उन्होंने जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब एम्पायर हमारे साथ है, एम्पायर की उंगली अभी उठ रही है, 1 घंटे बाद उठ रही है, 2 घंटे बाद उठ रही है, तो वो जाहिर है इशारे फौज की तरफ कर रहे थे, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं। तो फिर खलीज थी ना सर? वो मैं समझता हूँ कि नहीं, मैं आप फौज से जाके कंफर्म कर देते, समझता हूँ आपने ओपनली कह दिया जी बिल्कुल वो है इनके पीछे। नहीं, कंफर्मेशन भी होती रही, गवर्नमेंट का कोई ये तो नहीं है कि आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी मुनक़ता रहा है। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने फौज का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की। खुद जो उनके सदर थे जावेद हाशमी साहब, उन्होंने बरमला ये बात टीवी पे कही कि इनका प्लान ये था कि हम यहाँ पे 10, 15, 20 लोग मरवाएंगे और उसके बाद हालात इतने खराब हो जाएंगे कि फौज इंटरवीन करेगी। ये उनका एक प्लान था, एक साजिश थी जो कि कामयाब नहीं हो सकी, और ये बात एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं चलो एक मिनट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको उस वक्त सपोर्ट दिया था। आजिज धामरा साहब, सेनेटर साहब ये बताएं कि वाकई में पीएमएलएन और फौज में कोई खलीज नहीं है, या ये सिर्फ डॉन लीग वाले उनकी लाइन अभी ड्रॉप हो गई है? मैं मसूद शरीफ खटक साहब, ये डीजी आईएसपीआर साहब की जो ट्वीट है इसको मुखालफीन कह रहे हैं कि ये एक सियासी नौइयत की ट्वीट है और ये नहीं होनी चाहिए थी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इससे एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को या उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। एग्री करते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहूंगा आपको कि जो 70s, 80s, 90s की दिहाई की जो सियासत है वो हम लोग सब देखते रहे अपने सामने। ना कोई बात होती थी, ना कुछ होता था। एक थोड़े से प्रेस के लोग इकट्ठे करके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 58(2)B और कहते थे हुकूमत ख़त्म, नेशनल असेंबली ख़त्म, ये ख़त्म, वो ख़त्म। और उसमें क्योंकि गुंजाइश होती थी तो बहुत सारी गेमें मुख्तलिफ तरफ से खेली जाती थी। आज आपको यू हैव टू कम इन टू 2017, इसमें हर छोटी सी बात में ये रीड करना मेरा नहीं ख्याल कि दुरुस्त है कि आप इसमें ये रीड करें कि जी बस कल पता नहीं क्या तूफान आने वाला है और गवर्नमेंट और आर्मी बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। ये डॉन लीग्स का चक्कर जब निकला था, अक्टूबर की बात है। अब अक्टूबर में देखें, उस वक्त एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, जो भी लोग अच्छा ही हुआ। ये चीजें तो कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल डिस्कस होती रहती हैं ओपनली आपके टीवी चैनल पे सारा दिन। बट द पॉइंट इज कि जब थोड़े से मखसूस लोग बैठे होते हैं एक कमरे में, एक मुल्क की पॉलिसी के ऊपर ब्रीफिंग्स होती हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स प्रॉपर फॉर और प्रेस को ये ब्रीफिंग करे कि जी मिस्टर एक्स ने ये कहा, मिस्टर एक्स ने वाई को ये कहा, वाई ने ये जवाब दिया, जिस तरह के ये सारा लीक्स निकला था। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट सबको पता है वो चीज एक गलत है। तो उसमें एक इंक्वायरी हुई, उन्होंने कहा कि ये लोग जिम्मेवार हैं, उनको गवर्नमेंट ने फारिग कर दिया। आई थिंक दैट शुड बी द एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें ये पढ़े हम कि जी आर्मी इस तरफ जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मैं तो ट्वीट की बात कर रहा हूं सर। देखिए, एंड ऑफ द स्टोरी हो गई, आपके मुताबिक एंड ऑफ द स्टोरी हो गई ना सर? आपने फरमाया यहां स्टोरी खत्म हो गई, मैं ये कह रहा हूं दोबारा शुरू होती है आईएसपीआर की ट्वीट से। बिकॉज सर आईएसपीआर की ट्वीट देखें, एक शख्स है, ये इंडिविजुअल है, देखें इनके भी इंडिविजुअल्स है ना गवर्नमेंट के, उनको उन्होंने फारिग कर दिया गलती पे। तो उधर भी एक इंडिविजुअल ने ट्वीट किया है, मेजर जो भी डीजीआईएसपीआर है, उनको आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, शायद उसमें भी इंसान 100 गलतियां ढूंढ सकता है। तो ये चीज दोनों तरफ से मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए और खत्म हो गई है मोरलेस। देखिए, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, एक पीआईओ और एक जो और हैं शायद ऐसे, आई डोंट नो कौन, तो ये सारे हो गए, जो डिसीजंस होने थे हो गए। अब हमें इसके ऊपर हर वक्त ये कहना कि जी आर्मी एक अलग एंटिटी है। देखिए, मैं साफ लफ्जों में एक बात कहूंगा, इस मुल्क में जिस दिन आर्मी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे जिस पार्टी की भी हो, इफ दे गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, it'll only be spell doom for पाकिस्तान। इसमें फायदा किसी का भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और आप कह रहे हैं ये बात खत्म हो गई है। आजिज धामरा साहब, क्या ये बात खत्म हो गई है
या ये बात अभी चल रही है? डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या नहीं जा रहे हुकूमत और अपोजिशन? क्योंकि एक लड़ाई में आपने हुकूमत का साथ देकर हुकूमत को बचाया था और आप भी ये कहते रहे, हुकूमत भी ये कहती रही कि एस्टेब्लिशमेंट इनको खा जाती है, इनकी हुकूमत चली जाती अगर पीपल्स पार्टी साथ ना देती तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान साहब, हमने बड़ी तोहमतें अपने ऊपर ये बर्दाश्त की थी और बड़ी तनकीद हुई थी हमारे ऊपर कि हमने शायद नवाज शरीफ को बचाने की कोशिश की। हम डे वन से ये बात कहते हुए आए कि हम सिस्टम को बचाने के लिए करते आए, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी ने ही शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट के बाद जितने भी कू हुए पाकिस्तान में अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, उसके बाद अगर पीसफुल पावर ट्रांसफर हुआ सिविल गवर्नमेंट टू सिविल गवर्नमेंट, वो हमारी एक प्रैक्टिस रही, उसको हम जाया उन्हें नहीं दे रहे थे। और जहां तक ये बात है कि हमने तो बारहा कोशिश की है सिस्टम को बचाने के लिए, मगर अगर हुकूमत खुद नाअहली और नाकामी के मुतरादिफ रास्ते पे चल पड़ी है और उनकी नाअहली है कि उनके वुज़रा जो है वो खुद हुकूमती प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ऑफिस पर अदम एतमाद करते हुए छोड़ते जाएं। डॉन लीक्स के हवाले से आपने एक मिनिस्टर की पहले कुर्बानी दे दी, वो अब सवाल हो रहा है कि क्यों दी? क्योंकि अभी आपने कमीशन के चंद पैरा को आपने अप्रूवल कर दिया, जब नोटिफाई अभी हुई तो आपने एक मिनिस्टर की कुर्बानी कैसे दे दी? उसका कसूर और उसको एनोसेट कहां पर आपने दी कि वो गलत था या सही था? ठीक है, ज्यादा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाअहली पे नाअहली करती जा रही है, इसलिए हम तो फुल कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे सर हमरा साहब मैं क्लियर, ये जरा थोड़ा क्लियर करें, क्या हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कोई दरार नहीं है, कोई गैप नहीं है? वरना ये एक ट्वीट के बजाय बैठ के बात होती, टेलीफोन पे बात होती। अगर इनके मैसेजेस चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? पब्लिकली ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई? दोनों तरफ से, वो दोनों लोग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आता है ट्वीट। देखें, ये एक पेज पे नहीं है, क्योंकि ट्वीट की जहां तक बात है तो चौधरी निसार साहब ने आधा सच बोला है। ट्वीट के हवाले से तो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस से खुद मुझे बड़ा काबिल एहतराम है बीबी मरियम साहबा, वो हमेशा जो है वो ट्वीट कर देती हैं। हुकूमत तर्जुमान का बयान नहीं आता, बाज़ औक़ात किसी फैसलों में उनका ट्वीट आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी तकरीबात गवर्नमेंट की हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो चीजें कहनी चाहिए वो ट्वीट के तौर पर सामने आई। हो सकता है कि ट्वीट का जवाब ट्वीट से आया हो, तो इसलिए वजीर दाखिला साहब को अपनी गवर्नमेंट के हवाले से भी ये बात कह लेनी चाहिए कि ट्वीट जो है वो मसलों का हल नहीं होता। इंस्टीट्यूट में एक गवर्नमेंट है, अगर उसको हम ये कहें कि एक पेज पे है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये हम कौम को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आया हो चुकी हैं, वो बाहर आ चुकी हैं। इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सिस्टम बचे, मगर गवर्नमेंट को अपनी जो नाअहलियां हैं और इनको जो वुज़रा हैं, बजाय जो इश्यूज पे एनालिसिस करें, वो तो इतने बेलगाम है कि वो आए दिन जो बिजली की हुकूमत ने तो माना ही नहीं ना सर, है, मगर हुकूमत ने तो माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि दरार है ही नहीं। अब दूर करना तो दूर की बात, जब हुकूमत नहीं मानेगी तो आगे चल के और भी मामला बिगड़ेंगे और खराब होंगे। ये जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर आयद होती है। जी मुराद सईद, जिम्मेदार कौन है? कौन सी सिफारिशात हो सकती हैं? किन को बचाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, पहली बात ये कि ट्वीट की जो बार बार बात हुई, मैं आपको बताना चलूं कि एक कंट्रोवर्शियल किरदार फवाद हसन फवाद की तरफ से जब नोटिफिकेशन आता है तो ये किसी पप्पू नामी शख्स का ट्वीट नहीं था, ये पाक फौज के तर्जुमान का रद्द अमल था। और सवाल तो जाहिर सी बात है कि जन्म लेते हैं इमरान साहब कि आप अगर दो बंदों को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो तो सबसे अहम नुक्ता, क्योंकि डॉन लीक्स के हवाले से चौधरी निसार का भी स्टेटमेंट मौजूद है, जब ये डॉन लीक्स फेब्रिकेटेड न्यूज किया जो खबर चली, और ISPR का रद्दअमल भी मौजूद है और वो ऑन रिकॉर्ड है। तो सवाल तो जन्म लेते हैं कि ये खबर तरतीब किसने दी? प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन सा बेटा वो शख्स है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और दूसरी चीज देखिए इमरान साहब, मुल्क के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है? कलभूषण के हवाले से आपकी खामोशी, आप बिल्कुल जिक्र नहीं करते, फिर उसके बाद मरी आप एक शख्स को बुलाते हो और उसके ऊपर आपकी साहबजादी खुद ट्वीट करती है, और 24 घंटे मीडिया पे आपसे सवाल होते हैं कि एक शख्स जिसको इस्लामाबाद और लाहौर का वीजा जारी हुआ था, जब मुल्क में आप कलभूषण के कन्फेशनल स्टेटमेंट मौजूद है, डॉन लीक का इशू चल रहा है, एहसानुल्लाह एहसान के जो बयानात सामने आ गए, वो तो एहसानुल्लाह एहसान को तो ऐसे वास्केट बना के बिठाया हुआ है, उसकी तो लाइव उसको जूतियां पड़ती हुई टीवी पे दिखानी चाहिए थी। जितना पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया वो उसको देख के
किया जाए और वाकई सजा दी जाए, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के बच्चों को उसने शहीद करवाया और मुख्तलिफ हमलों में वो मुलविस है और वो खुद उसके बयानात भी मौजूद है कि हमने करवाए। अब मैं आता हूं कि मरी में जब ये 24 घंटे से मीडिया पे खबरें चल रही थी तो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से किसने एक साहिबजादी का ट्वीट किया, ये 24 चल रही हाउस की तरफ से किसने एक साहिबजादी का ट्वीट ही आया था ना कि हमारे जाती ताल्लुकात है। तो जनाब आप हमें बता रहे कि जिस शख्स को इस्लामाबाद और लाहौर का वीजा जारी हुआ है वो मरी में क्या कर रहा था? अगर आपका जाती मेहमान है तो उसको प्राइम मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल क्यों दिया गया था? अच्छा, इसमें मुराद एक मिनट इसमें एक सवाल है, इसमें एक सवाल पैदा होता है जो अपोजिशन की तरफ से उठाया गया है, वो हुकूमत के सामने हमने रखना है। ये मामला भी सामने आना चाहिए। मैं ये अभी वापस आता हूं तो हुकूमती रुकन से पूछता हूं कि जंदाल से ताल्लुकात पे वज़ीर आज़म के खानदान की मुख्तलिफ आरा है। वज़ीर आज़म के साहबजादे कहते रहे हैं कि हम तो इनको नया नया जानते हैं, इतने पुराने ताल्लुकात नहीं है। वज़ीर आज़म की साहबजादी फरमाती हैं कि हमारे तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं इनके साथ। असल में ताल्लुकात हैं क्या? और जिंदाल के साथ क्या कोई कारोबारी ताल्लुकात है? आप चाहते क्या है, कोई ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? आपका फैमिली बिजनेस एक है या एजेंडा क्या है जो पीपल्स पार्टी बार बार पूछती है? एक आदमी बड़ी अहम शख्सियत इंडिया की पाकिस्तान में आए और आके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले, उस वक्त जब बॉर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, कलभूषण को फांसी दे दी गई है, इंडिया के साथ आपकी कन्फ्रंटेशन चल रही है, कश्मीर में आपका झगड़ा हो रहा है और उस शख्स के ट्विटर के ऊपर जिस किस्म के उसके ख्यालात पाकिस्तानी फौज के बारे में है वो एक तरफ मौजूद हों, फिर फौज की और हुकूमत की एक अलग दरार चल रही हो, ऐसी सूरत हाल में उस शख्स से क्या बातचीत हुई? अगर कोई पूछता है वज़ीर आज़म से तो शायद उसका हक है। एक ब्रेक के बाद आते हैं, पूछते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, ये अब तारिक फजल साहब आपको बार बार ये सवाल आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कि जिंदल किस कैपेसिटी में मरी तक पहुंचे और वज़ीर आज़म से किस किस्म के ताल्लुकात हैं और क्या बातें जो हैं वो हुई हैं। कभी कोई कह देता है कि जी कश्मीर का मामला अंदर खाते हल हो जाएगा इससे, कभी कोई कहता है कि हुकूमतें करीब आ जाएंगी, कोई कहता है ज़ाती नौयत के ताल्लुकात है क्या? सर हुकूमत में सन्नाटा क्यों है इस पर? अपोजिशन आपसे पूछ रही। इमरान साहब, इस पर मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ एक दो प्रोग्राम्स में। देखें, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी आप ये कहें कि सिस्टम में, सोसाइटी में मेरी मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। एक पोजीशन मेरी अपनी एक ज़ाती निजी तौर पे भी है, मेरी लोगों से दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, उनका मेरे प्रोफेशन से, मेरी सियासत से, मेरी मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। इसी तरह कुछ मेरी एंगेजमेंट्स मेरे ऑफिशियल लोगों के साथ होती हैं, उनसे ऑफिशियल लेवल के ऊपर मीटिंग होती है, मेरी निजी ज़िंदगी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे कुछ प्रोफेशनल रिलेशंस हैं, उनका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की भी ज़ाहिर है उनकी अपनी एक निजी ज़िंदगी भी है जिनमें उनको दोस्त हैं, उनकी पुरानी अपनी ज़ाती दोस्तियाँ हैं। जो आपने जिंदाल की बात की, मैंने उसी प्रोग्राम में जिसके मैंने जिंदाल के हवाले से ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर के वो निजी दोस्त है, वो ज़ाती हैसियत से उनको मिलने के लिए आए, उसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा जहाँ तक इंडिया के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक है वो ऑफिशियल है। जिस जगह पाकिस्तान में इंडिया की दरअंदाजी हुई वो हमने बयान की, पकड़ी, पूरी बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे उसको उठाया और ये कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के साथ इंडिया के फलां जगह ताने बाने बुने हुए हैं। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में आपने बड़ा पिक्चर क्लियर कर दी है कि वजीर आजम के अगर कोई जाती ताल्लुकात है तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है उनके ऑफिशियल काम के साथ, और इसको आप लोग बिल्कुल जाती नौयत का या कारोबारी नौयत का उनका पर्सनल मामला कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में जो शख्सियात पब्लिक ओहदों पे आकर बैठती हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले कैनेडियन वजीर आजम हुआ है, जितने सख्त सवालात का उसको जवाब देना पड़ा है कि उनका आगा खान फैमिली के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह वो मिले, क्या बात हुई, उन्होंने सैकड़ों दर्जनों सवालात का उन्होंने जवाब दिया है। क्या एक वजीर आजम जैसी अहम नशिस्त के ऊपर बैठे हुए आदमी को इतना अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए कि दुश्मन मुल्क के एक बड़े तरीन कारोबारी आदमी के साथ उसकी मुलाकात पाकिस्तान के अंदर होती है और उस मुलाकात पे अपोजिशन सवाल उठाती है। मसूद शरीफ खटक साहब, मैं चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर
अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। देखें, आपका हक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। सर मुझे पहले आपने अपना वक्त दे दिया ना। अपोजिशन ने पूछा, कौम ने पूछा, हम जवाब दे हैं और हम जवाब दे रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आपने क्यों नहीं, पूछा। जाती ताल्लुकात है ना, आपने ये जवाब दिया है, याद रखें। लेकिन क्या बातचीत हुई वो चाह रहे हैं जानना। मैं मसूद शरीफ खटक साहब, इंडिया के साथ हमारे भी सिफारती ताल्लुक। जी मसूद शरीफ खटक साहब, इस पे आप मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा। इस पे मैं ये कहूंगा कि जब दुनिया में दो मुल्कों के आपस में हालात ठीक नहीं होते या जो कुछ, उन्होंने आपस में ही मिलना है ना। एक पाकिस्तानी ने एक इंडियन को मिलना है, जो भी है। और फिर देखें, अभी है रेक्स टिलरसन जो यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना है, ये किसी कंपनी का मुझे नाम ज़हन में से निकला हुआ इस वक्त, बट ही वाज अ वेरी बिग शॉट इन सर्टन बिजनेस, ऑयल वगैरह, ये वो सीईओ था उस कंपनी का। आज वो यूएसए का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बट ड्यूरिंग द टाइम दैट वो सीईओ था रेक्स टिलरसन, तो उसकी ये पुतिन के साथ और रशिया के साथ अपनी एक बिजनेस डीलिंग थिंग्स थी। आज वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में इसलिए तो नहीं रशिया नहीं जाएगा कि जी क्योंकि पहले मेरे इस तरह के ताल्लुकात थे या दोस्ती थी या जो कुछ भी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको एक और दूंगा समझने के लिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं यहीं पे सर आपको काउंटर क्वेश्चन कर देता हूं। बात कर लेने दीजिए। नहीं, मुझे बात कर लेने सर। आपने एग्जांपल ऐसी दे दी ना सर, अब अगर रशियंस उसके पास चले जाएंगे और जाकर उससे मीटिंग करेंगे तो अपने सदर जी आपके अपने सदर पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक, जिस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, ही वेंट टू इंडिया अनइनवाइटेड एक क्रिकेट डिप्लोमेसी में। और उसके बाद उन्होंने इंडिया में अजमेर शरीफ और जयपुर जाके कहीं पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी देखा था। आई डोंट थिंक ही हैड एनी वीजास और एनीथिंग, ही वेंट टू इंडिया अनइनवाइटेड। तो और वो उसके मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि वहां फिर हुआ क्या था। सर क्रिकेट डिप्लोमेसी का उसको नाम दिया गया है किताबों में। एक मिनट जी, अगर आप बात करें तो फिर बात करने देना, अदरवाइज अगर आपने टेक ऑफ करना है तो आप करें बात। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त जो उसके पीछे था, जो लोग जानते हैं वो कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी से एक वॉर शायद अवर्ट हुई थी। ठीक, तो ये चीजें की जाती हैं। और इंडिया में भी अगर किसी एमिसरी को भेजना होगा उन्होंने देखना होगा कि ये मैसेज जो हम कन्वे करने किसके थ्रू किया जाए। हमने भी अगर किसी को भेजा जाए, अब ये दोवल जो है, ये जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया का, उसने क्या क्या मिलते हैं, एक जस्ट रिटायर्ड जनरल मिले। तो ये स्टेट क्राफ्ट में ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हर चीज को हम लोग ये, तो फिर तो आई एम अफ्रेड द स्टेट विल हैव टू लॉक डाउन एंड कोई काम नहीं करेंगे। सर सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट क्यों इस तरह हो जाती है? एक प्राइम मिनिस्टर को मिलने आया एक एमिसरी विद परमिशन ऑफ द पाकिस्तान अंडर एक प्रोटोकॉल, अकेला तो नहीं मरी चला गया कि वहां पता नहीं क्या स्पाइंग एक्टिविटी, ही वेंट अंडर प्रोटोकॉल इन द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इससे हम पतंगर बनाते रहे तो फिर आई एम अफ्रेड। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप बतंगड़ बना रहे हैं। मुराद सईद साहब, एक सेकंड, मुझे सवाल पुट कर दिए, फिर जवाब दीजिएगा। पूरी दुनिया में अगर कोई एग्जांपल ऐसी है तो वो भी आप भी पेश कर दें। मेरे पास तो फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, लेकिन अब इतना वक्त नहीं है कि मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखता जाऊं बारी बारी कि कहां पे किस किस किस्म के सवालात का सामना किन किन लोगों को करना पड़ा है। लेकिन मुराद सईद साहब, क्या ये इतना ही सिंपल और आसान है कि एक बिजनेसमैन इंडिया से आए, आके वजीर आजम से मिले और फिर उसके बाद कोई तसल्ली बख्श जवाब दोनों तरफ से ना दिया जाए? जी देखिए, अगर हम सजन जंदाल को देखें तो ये मशकूक किरदार हमने नहीं बनाया। बरका दत्त की किताब में काठमांडू की मुलाकातों का जिक्र ना था तो ये सवाल ना होते। फिर अगर आप कहते हो कि हमारा जाती ताल्लुक है और रिश्ते है, तो आप लेवल का प्रोटोकॉल उसको किस कैपेसिटी में दे रहे हो? आप मरी की इंतजामिया प्राइम मिनिस्टर से आया तो उसी कैपेसिटी में मिलेगा ना सर? तो सुनिए, देखिए मेरी अर्ज सुन लीजिए कि मेरी मुल्क की सरहदों के ऊपर जब लड़ाई जारी हो, जब एक मशकूक किरदार हो, फिर उसके हवाले से आप मोदी के पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के हवाले से कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हो, जब आपके अफगानिस्तान के अंदर 40 कौंसल खानों का कयाम हो और वहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक चीज जारी हो, जब सजन जंदाल अफगानिस्तान से होता हुए पाकिस्तान में दाखिल होता हो, और आपको याद होगा कि जब मोदी भी इनके नवासी की शादी पे आए थे तो उस वक्त क्या माहौल था? 18 घंटे पहले उसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा? लेकिन जब हम इनसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि जारी ताल्लुकात है। क्या ये इतना सिंपल है
क्या सिर्फ जारी ताल्लुकात के आप सारी चीजें कोई कौम को बताने से कासिर है? अभी हमने कौमी असम्बली में, मैंने खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से इसके ऊपर तहरीक इल्तिवा जमा किया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए और कौम को बताए कि ये किस लेवल की मुलाकात थी, किन चीजों के ऊपर आपने तबादला ख्याल किया, किस तरह आपने उसको प्राइम मिनिस्टर लेवल का प्रोटोकॉल दिया, और आपकी इस शख्स के साथ हमेशा छुपन छुपाई क्यों होती है कि कभी भारतीय जर्नलिस्ट जो है उनकी किताब से हमें इल्म होता है कि काठमांडू में आपकी मोदी की मुलाकात उसने किस तरीके से अरेंज करवाई। और ये आपको याद होना चाहिए कि जब इंडिया प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे मोदी के हलबर्दारी के लिए तो हुर्रियत रहनुमाओं को इग्नोर करके इसी शख्स से मिलने गए थे। तो इन ऐसी चीजों पे आप सवाल तो उठाओगे, और उसी वक्त डॉन लीज जो है असल में है क्या? ये तो इंडियन नैरेटिव को आपने प्रमोट किया हुआ है। तो जब मुल्क के अंदर हालात ऐसे हो, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर खुद सवालिया निशान हो, जब मैं नहीं कह रहा कि खुद ISPR के बयान से रद्द-ए-अमल से आपकी जो रिपोर्ट के ऊपर रिकमेंडेशन आई हुई है उनको रद्द किया जाए, तो मेरे ख्याल से इससे और दुनिया आप क्या करना चाहते हो? मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सिक्योरिटी रिस्क बनेगा तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। इमरान, इतना सिंपल चीजें नहीं है। मैं दो चीजें मैंने जाती ताल्लुकात मुलाकातों की, ठीक है, मैंने दो चीजें आजिज धामरा साहब के सामने रखनी है इस ब्रेक के बाद। नंबर एक, कि क्या DG ISPR का ट्वीट उनका जाती ट्वीट हो सकता है? ये अभी थोड़ी देर पहले हमें मसूद शरीफ खटक साहब ने यह फरमाया था अपनी बातों में कि ये एक आदमी का जाती फेल भी हो सकता है। क्या यह मुमकिन है कि एक इदारे का सरबराह और इतना जिम्मेदार इदारा वहां से एक ऑफिशियल DG ISPR के ट्विटर अकाउंट से वो एक ट्वीट करें और वो जाती रवैयत का उसको करार दे दिया जाए या उसकी आड़ ले ली जाए? क्या ये मुमकिन है या ये पूरी फौज का एक रद्द अमल था? नंबर एक। नंबर दो, सर, जनरल के मामले पे जिस तरह आप लोग मामला उठा रहे हैं कि हमें पता चलना चाहिए क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई आप ये हक रखते हैं कि आपको ये बताया जाए कि इन दो लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई है, या अगर कोई डिप्लोमेसी हो रही है बैकडोर चैनल तो उनका हक है वजीर आजम का कि उसको वो खुफिया रखें? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अगर ये कोई खुफिया डिप्लोमेसी है तो क्या पाकिस्तान में वजीर आजम को बाकी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेना चाहिए? सिर्फ इतना कह देना काफी है कि जाती ताल्लुकात पे एक मुलाकात हुई है। आपका टेक क्या है आजिज धामरा साहब? आप लोगों ने सबसे ज्यादा इस पे शोर मचाया। देखें इमरान साहब, इस मामले को जितना सादा हुकूमत बयान कर रही है, और अभी मैं मसूद शरीफ साहब के रिमार्क्स सुन रहा था, मुझे तो हैरत हो रही थी कि जितना उसको सादगी के साथ पेश किया जा रहा है, ये मामला इतना सादा नहीं है। नंबर एक बात, जब आप DG ISPR की बात कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल एक शख्स है, उसने एक ट्वीट कर दिया, तो आप आर्मी जैसे एक मुनज़्ज़म और वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट के हवाले से सवालात उठा रहे हैं फिर कौम के सामने कि उनका जो तर्जुमान है वो अपने जाती हिसाब से कोई ट्वीट कर देता है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने इंडिविजुअल भी ट्वीट दिया है तो उसको 2 दिन हो चुके हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन उनका कोई रिएक्शन आ चुका होता, कोई तरदीद आ चुकी होती। अगर तरदीद नहीं आ रही है तो इस पे इस तरह तबसरा करना मेरे ख्याल में मामले को सादगी की तरफ ले जाना है, जितना मामला सादा नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ जो स्टील टाइकून जो जनरल साहब हैं, वो स्टील टाइकून है, उनका बैकग्राउंड यही है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कारोबार है उसका भी बैकग्राउंड आपको पता है, क्योंकि खटमंडू में जो खुफिया मुलाकात मोदी और बिटवीन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दरमियान करवाई थी, उस टाइम भी ये सवालात उठे थे कि आपको पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन में आपको इत्मीनान में लेना पड़ेगा कौम को। मोदी के होते हुए, मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर एक इंतहा पसंद और दहशत गर्द ज़हनियत रखने वाले प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में अगर आप मुसलसल इस तरह एक शख्स को प्रोटोकॉल देते रहेंगे और आप ये वजाहत नहीं करेंगे कि इस्लामाबाद से मरी तक एक पुलिस रिपोर्ट होती है, वजीर दाखिला साहब, वजारत दाखिला साहब इस मामले में साइलेंट है, फॉरेन ऑफिस जो है इस मामले में साइलेंट है, वो बता नहीं रहे, टीवी टॉक शो में बताने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको ज्वाइंट सेशन में कौम को बताना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मोदी जैसे सरकार जहां पर मुल्क में हो, जहां पर कश्मीर में इस तरह जुल्म और ज्यादती एक इंसानियत शर्मा जाती है भारत के इस रवैये से, उस टाइम आप कहते हैं कि ये एक जाती ताल्लुकात है, और वो भी इंडिया जैसे मुल्क के हवाले से। जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं तो आपके तमाम जाती मुलाकातें, ताल्लुकात, ठीक है आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है पाकिस्तान के अंदर जिस मुल्क के आप सरबराह हैं, मगर इंडिया जैसे मुल्क और वहां पर भी मोदी जैसे वजीर आजम की मौजूदगी में अगर आप इस तरह करेंगे तो ये कौम का के ऊपर एतमाद उठेगा। ये एक सीरियस सवाल है, उसको सीरियस मसले के तौर पर हुकूमत को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने हमेशा मामला को जो है ना, मसूद शरीफ खटक साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें? देखें, आपके दोनों नुकात हमने सामने रखे थे, उस पर अपोजिशन का नुक्ता नजर आ गया है। आप अगर चाहें
तो अब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि क्या जाती नौयत की मामलात, खुफिया डिप्लोमेसी या जाती नौयत की ट्वीट, ये मुमकिन है सर इतने अहम इदारे में? देखें, जो ये ट्वीट के कह रहे हैं ना कि ये नहीं हो सकता, आज भी वेरी सरप्राइज कि अगर आर्मी चीफ बैठे हुए हैं सिर्फ और डिक्टेट कर रहे हैं किसी को कि ये वाली ट्वीट करो, और ओवरऑल सब्जेक्ट ले दें, हर एक की आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी थोड़ी बहुत, मैं वही चीज किसी और अंदाज से लिखूंगा, एक ही चीज मैसेज आपको भी दे मुझे दे, हम दोनों मुख्तलिफ तरीके से लिखेंगे, तो लोग कुछ कहा होगा ये वो, बट एक दफा निकल गई ट्वीट तो निकल गई। अब मैं ये नहीं कह रहा उसमें क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, देखिए बेसिकली एक चीज है कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक चीज निकलती है, कम अज कम मैं खुद फौज में बहुत रहा हूं एंड आई नो आई अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड ऑल दैट, इट्स बेसिकली इनकरेक्ट फॉर टू लाइक द आर्मी फॉर इंस्टेंस, एक मेजर जनरल वहां से टू टेक ऑन द एंटायर आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस, ये अंदर अंदर बातचीत होती है, सब होती है और हुई होंगी, सख्त बातें भी हुई होंगी, वो आपके मेरे नॉलेज में नहीं आती, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट। तो ये मुमकिन है, एन मुमकिन है कि एक डीजीआई एसपीआर अपने तौर पे एक चीज समझाई गई हो, उसको एक ऐसे वर्डिंग में आउट कर, तो सर अब दुरुस्त कर लेना सर, दुरुस्त करने की गुंजाइश तो हमेशा मौजूद रहती है। नहीं, अब देखें वो हुकूमत वापस कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रहे, तरदीद करते नहीं करते, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट द पॉइंट इज बाकी जो चीजें आप मुझे बताएं कि इस पाकिस्तान में जितने भी बड़े लोग हैं, लाइक ऑल द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कोई भी किसी को भी नहीं छोड़े आप, कौन इंडिया नहीं जानता, कौन इंडिया में मुख्तलिफ लोगों को नहीं जानता, सबके अपने अपने ताल्लुकात जाती पॉलिटिकल हर किस्म के हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, मुख्तलिफ ओकेजन्स पे जाते हैं, इनवाइट होते हैं, जाते हैं, सब लोग जाते हैं। अब ये जो इस लेकिन जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठते हैं तो आप अकाउंटेबल होते हैं, लोग आपसे सवाल जरूर पूछते हैं सर, ये उनका हक है। सिर्फ एक फिक्रा मुझे हैरत होगी अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आपस में बैठ के इन चीजों पे डिस्कस नहीं किया होगा कि जिंदाल ने क्या बोला है और मैंने उसको क्या बोला। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। आप उस पे बातें करते हैं कि बिल्कुल ग्रेट पॉइंट सर, जबरदस्त। ये वो बात है जो सलूशन का हल है, मसले का हल है, सलूशन है, क्योंकि ये दोनों इदारे, दोनों लोग, दोनों स्टेक होल्डर इकट्ठे रहें तो पाकिस्तान का फायदा रहेगा और इस बात का दोनों को इदराक होगा। अगर कोई खलीज है तो उसको कवर होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे, मरियम नवाज किस हैसियत में ट्वीट करती हैं वजीर आजम के हवाले से, किस हैसियत, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तारिक जोई साहब, मरियम नवाज साहिबा किस हैसियत में प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड ट्वीट्स करती हैं और करेक्शन करती रहती हैं, हालांकि तर्जुमान मौजूद हैं, उनसे हमें पता नहीं चलता, वो हमें मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट से पता चलता है। क्यों सर, किस कैपेसिटी में है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो ऑफिशियल कैपेसिटी में ज़्यादा ट्वीट नहीं करती। मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं और उस हैसियत से अगर वो प्राइम मिनिस्टर को किसी चीज़ में असिस्ट करती हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई काबिल एतराज़ हो। हाँ, जहाँ तक उनके ऑफिशियल बिजनेस का ताल्लुक है, मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल मीटिंग्स लेते हैं, मिनिस्टर से मिलते हैं, सेक्रेटरी से मिलते हैं, उनकी जो प्रेस रिलीज होती हैं वो सारी ऑफिशियल होती हैं, वो या तो मिनिस्ट्रीज के जो PROs हैं वो दे रहे होते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मीडिया सेल है वो दे रहा होता है। उनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कोई मुदाखलत हो, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ात के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो बाज़ वक़्त उनकी निजी ज़िंदगी की होती हैं, उनकी मिसाल के तौर पर उनकी शादी की अगर सालगिरह होती है, उसकी कोई ट्वीट, उसकी कोई तस्वीर। सर छोड़ दे सर ट्वीट्स, मैं और ट्वीट्स की बात कर रहा हूं, आपको भी पता है मैं किन की बात कर रहा हूं। आप सालगिरह पे लगे पकड़ के उठा के। नहीं, मैं जिन ट्वीट्स की बात कर रहा हूं वो आपको पता है। चलो ठीक है, आप कह रही हैं बेटी होने की कैपेसिटी में वो अपने वालिद को सपोर्ट करती है, उनको असिस्ट करती है। ये अब मुराद सही साहब क्या वो कर सकती हैं बेटी होने की कैपेसिटी में अपने फादर को पॉजिटिव रोल को अप्रिशिएट करना चाहिए? ठीक है जी मुराद सही। बिल्कुल नहीं कर सकती। हुकूमती तर्जुमान मौजूद है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब के अपने तर्जुमान मौजूद है, लेकिन जिस तरह के पानामा लीक्स में इनके बच्चों के स्टेटमेंट में तजाद था, इसी तरह मरियम साहिबा की ट्वीट में और बाकी भाइयों के स्टेटमेंट में भी तजाद है। सजन जंदाल के हवाले से एक कहते कि नए नए ताल्लुकात बने हैं, मरियम बीबी कह रहे कि पुराने हमारे ताल्लुकात है, और आप जो सवाल कर रहे हैं ना ये जमहूरियत के अंदर होता है। डॉन लीक्स के हवाले से भी उनकी एक ट्वीट है, मिनिस्टर है, सुनिए सर, इमरान साहब
पानामा लीक्स और डॉन लीक्स में बच्चों के बयानात में तजाद के अलावा भी दूसरी मुमासिलत है। वो मुमासिलत यह है कि यहां पे भी मरियम बीबी की किरदार की बात आ रही है कि खबर किसने तरतीब दी, और वहां पे भी उनके किरदार के हवाले से सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन तारिक साहब हमारे भाई भी है, आप इनसे पूछ रहे हैं, इनकी मीटिंग भी वो चेयर करती है, तो आप ठीक है, एक मिनट धामरा साहब से मुझे धामरा साहब, ये क्या हुक्मरानों के बच्चों को ये इख्तियार हासिल है कि वो अहम मुल्की मामलात में, सियासी मामलात में तो चलें जो मर्जी वो करें, मुल्की मामलात पे भी वो ट्वीट कर सकते हैं या खबर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? देखें इमरान साहब, जैसा अभी तारिक फजल साहब ने कहा कि एक तो जाती तौर पर वो ट्वीट करती हैं सालगिरह की शादी की, देखें उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उस पर कोई बहस, वो तो आसफा और बख्तावर भी करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? उनकी बेटी, हम तो पॉलिसी के बता रहे हैं, पॉलिसी कहां से आ जाती है ट्वीट में? नहीं, वही कह रहा हूं मैं, फजल साहब की बात को कोट करते हुए कह रहा हूं कि चलो अगर उस पर हम बहस नहीं भी करते, हमें शौक नहीं है कि किसी के ज्यादती मामले पे बहस करें, मगर दूसरी अहम बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, अभी जो ट्वीट उनकी हुई है मरी के हवाले से, जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट है, डॉन लीक्स के हवाले से उनकी कंट्रोवर्शियल ट्वीट है, ठीक है, और वो कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा अगर हुकूमती मामलात पे ट्वीट करेंगी तो हुकूमती ओहदा उससे पहले ले लेना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म उनको दे भी सकते हैं। एक मामला और है जो जाते जाते नाज़रीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कल दोबारा पेशी है आबिद रजा की, ये मेंबर कौमी असम्बली है, गुजरात से ताल्लुक है इनका, मुस्लिम लीग नून से, 1.5 साल हो गया इनका ट्रायल नहीं हो पा रहा, डीबी बनती है टूट जाती है बार बार, और अदालत के अंदर इनका ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा। कत्लों का मामला है, इनको कालअदम तंजीमों के साथ इस शख्स को जोड़ा जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा। अगर तो हुकूमत नहीं कर सकती और अदलिया के अपने मामलात हैं, अगर नहीं हो सकता वहां पे, और कालअदम तंजीमों का बहुत प्रेशर है, तो फिर ये मामला फौज को दिया जाए ताकि फौजी अदालत में कम से कम इसका इंसाफ हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।